Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the chapter 2 of financial management. So let's get started. First of all we will study what is cash inflow. ओके तो हम लोगों ने चैप्टर 1 लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 को करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। तो ये पार्ट नंबर 1 है। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, क्योंकि कहीं जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपसे डायरेक्टली कैश इनफ्लो ही मांगा गया होगा। ठीक है, तो देखो इसका एक फॉर्मेट होता है स्टूडेंट पर्टिकुलरली जो आप लोगों को फॉलो करना है, और वो सिर्फ इस चैप्टर में ही नहीं, आपको वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए ध्यान रखना है। बिकॉज एक और चैप्टर है उसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं, तो उसमें अगर आपको ये वाला पूरा अगर फॉर्मेट याद रहेगा तो उसमें फॉर्मूलाज आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पैटर्न रहता है, क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले हम सेल्स लिखते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ये एक सीरियल वाइज एक पैटर्न है जो कि चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, बट इससे आप अपने पास नोट करके रखिए कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें से मैं जब ये माइनस करती हूँ तो ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आता है जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करती हूँ। अब मैंने आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आएगा, जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट को अलग अलग करके भी दे सकते हैं, जिसमें फिक्स्ड कैश कॉस्ट अलग दे दे और डेप्रीसिएशन अलग दे दे। देखो कैश और देखो डेप्रीसिएशन तो एक नॉन कैश होता है ना, और एक फिक्स्ड होता है, मतलब हर साल डेप्रीसिएशन लगना ही है ना। तो हो सकता है कि वो आपको अलग अलग दे दे, तो आपने खुद पहचान लेना है कि अगर ये दोनों चीजें तो मुझे दोनों ही कंट्रीब्यूशन में से माइनस करना पड़ेगा, तभी मेरे पास प्रॉफिट या फिर आप कह सकते हो अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आएगा। फिर हम उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और फिर हमें लास्ट में डेप्रिसिएशन को प्लस करना होता है, तो फिर हमारे पास कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स निकल के आ जाता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्लियर है, और हम यहाँ पे कैश इनफ्लो निकाल रहे हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा है पैटर्न, एक बार आप खुद भी बोलिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट गिव प्रॉफिट। बस ये 5 चीजें याद करनी है, बाकी टैक्स माइनस करते हैं तो हमें पता ही है, तो ये तो कुछ नया नहीं था। बस ये इतना सा याद करना है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट गिव प्रॉफिट। बस ये अगर आप ये 5 चीज याद रख लोगे तो कैश इनफ्लो निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो अब आप बोलोगे मैम अगर ये इतना ईजी है तो फिर टॉपिक कैसे है, क्योंकि देखो यही तो नहीं याद होता ना। अब देखो क्या होता है, जैसे हम एग्जाम में जाते हैं, हमें याद ही नहीं है तो हमें समझ ही नहीं आता कि ये कहाँ पे आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, या फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों को लेना है या किसी एक ही को इंक्लूड करना है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि एबीसी लिमिटेड इज इवेलुएटिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीनरी विद अ डेप्रिशिएबल बेस ऑफ 1 लाख, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 years एंड चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ 45,000 in year 1, 30,000 in year 2, 25,000 in year 3 and 35,000 in year 4. Assume straight line depreciation and a 20% tax rate. You are required to compute relevant cash flows. फॉर्मेट तो हमें यही फॉलो करना है। अब बात आती है मैम इस क्वेश्चन में तो हमें सेल्स नहीं गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं गिवन है, और हमें कंट्रीब्यूशन फिर हम कैसे निकालेंगे, और अगर कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाएंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट किस में से माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आती है हमारी कॉमन सेंस। ठीक है, फॉर्मेट हमें वही यूज करना है, अगर वो सब चीजें नहीं है तो उन्हें छोड़ दो और डायरेक्टली अर्निंग बिफोर टैक्स स्टार्ट कर लो, जो कि उन्होंने आपको डायरेक्टली दे दिया। हमारा काम ईजी कर दिया ना उन्होंने क्वेश्चन में, उन्होंने हमें डायरेक्टली अर्निंग बिफोर टैक्स दे दिया 4 सालों का ही सीधा। 45,000 दे दिया, 30,000 दे दिया, 25,000 दे दिया और 35,000 दे दिया। तो ये क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स है, तो हमारा काम इजी हो गया। तो इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है आपको और अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो जाके कंफ्यूज नहीं हो जाना है एकदम से। अब अगर मेरे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, देखो उन्होंने साफ साफ लिखा है वहां अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, इट मीन्स उन्होंने डेप्रिसिएशन को पहले माइनस नहीं किया हुआ, तो हमें करना पड़ेगा।
समझ में आई ये चीज़? तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। फिर से बता रही हूँ, हम में से बहुत, आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो कि ये सोचेंगे कि मैम आपने ऊपर फॉर्मेट में तो डेप्रिसिएशन माइनस पहले किया हुआ था, यहाँ पे बाद में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अर्निंग्स बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, इट मीन्स डेप्रिसिएशन को पहले लेस नहीं किया गया, तो हम यहाँ पे करेंगे। देखिए अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस में नहीं है कि पूरा जैसा लिखा होगा वैसा ही आएगा और वैसा ही करना होगा। नो, हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पे वो रट्टा सिस्टम नहीं चलेगा कि रटा हुआ जो फॉर्मेट वही होगा, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हो सकते हैं, तो थोड़ा आपको क्वेश्चन को देख के अपने आप को भी उस हिसाब से चेंज करना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है और हमें टैक्स रेट भी बताया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो जब मेरे पास सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, तो मेरे को डायरेक्टली अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन गिवन है, मैं तो वही लिखूंगी। देखो क्या है स्टूडेंट, जो मेरे पास यहाँ पे अर्निंग है ना, वो बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है, ठीक है। मतलब कि मुझे अभी टैक्स भी माइनस करना है और डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगी, मुझे गिवन है 45,000 ईयर 1 का, 30,000 ईयर 2 का, 25,000 ईयर 3 का और 35,000 ईयर 4 का, है ना। अब मैंने ये लिख लिया, ये ईयर्स हैं, ओके। हम कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। अब मैं क्या करूंगी, पहले मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर लेती हूँ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कैसे आएगी मैम, तो डेप्रिसिएशन ऐसे आएगी कि उन्होंने बोला हुआ है कि जो मशीनरी है वो 1,00,000 रुपए की है और उसकी यूजफुल लाइफ 4 साल की है। तो अगर मैं 1,00,000 को 4 से डिवाइड कर लूं तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी लग जाएगी, 25,000 रुपए की लग जाएगी। ये सब कुछ हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। बट स्टिल मैं बता रही हूँ कि ये हमें वैल्यू गिवन है और यूजफुल लाइफ 4 साल की है। इट मीन्स पर ईयर डेप्रिसिएशन 25,000 रुपए की लगेगी। तो स्ट्रेट लाइन है, हर साल सेम ही डेप्रिसिएशन लगनी है। यहाँ भी 25,000, यहाँ भी 25,000, यहाँ भी 25,000 और यहाँ भी 25,000। अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ जाएगा, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन तो माइनस कर लिया। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आएगा, यहाँ आ गया 20,000 रुपये, यहाँ आ गया 5,000 रुपये, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ आ गया 10,000 रुपीज। अब क्या करेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स है तो अब इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, जो कि हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 20% का है। तो 20% निकाल लो, 20,000 का 20% 4,000 हो जाएगा, 5,000 का 20% 1,000 हो जाएगा। यहाँ तो नील है तो नील ही लिखिए। 10,000 का 20% 2,000 हो जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, है ना। अगर आपने अपने पास फॉर्मेट नोट किया है तो आप देख पा रहे हो कि अर्निंग आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो वही अब हमने करना है। देखो ये कितना आ गया, 16,000, ये आ गया 4,000, ये 0 का 0 आ गया और ये 8,000 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करना है, ठीक है। तो ये आ गया 25,000, ये आ गया 25,000, यहाँ पे भी आ गया 25,000, यहाँ पे भी आ गया 25,000। तो बस हो गया अब हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे क्या निकल के आ गया, नेट कैश फ्लो 41,000, 29,000, 25,000 एंड 33,000। ठीक है स्टूडेंट, स्टिल कोई डाउट हो तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये कह रही हूँ, और स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी, ओके। तो स्टूडेंट कैश इनफ्लो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, जो कि आता है तो जैसे 3 to 4 मार्क्स का आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब हम चलेंगे मेन टॉपिक पे, जो कि है कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट टेक्निक आती है पे बैक पीरियड मेथड, है ना। अब देखो कैपिटल बजटिंग टेक्निक से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनका रिटर्न हमें मैक्सिमाइज करना होता है, और क्यों करना होता है वो सब हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पहले ये पता लगाएं कि बेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे कौन से, राइट, ठीक है। फिर क्या होता है स्टूडेंट, देखो अगर हम लोगों ने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर ली और वो गलत निकली तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत आएगी। एक तो आपने स्ट्रैटेजिक टर्म्स में दिक्कत आएगी, भाई आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे आप वो फुलफिल नहीं कर पाओगे, और फाइनेंशियल तो दिक्कत आनी ही आनी है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है किसी एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के सिलेक्शन करने में, उसका इवैल्यूएशन करने में। इवैल्यूएशन मतलब प्रॉज एंड कॉन्स देखने में।
क्लियर। तो देखो बहुत सारी टेक्निक्स, देखो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है क्या, ये वो टेक्निक्स हैं जिसमें एक फॉर्म यूज करती है, जिससे वो ये पता लगाती है कि अगर मेरे पास ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है तो क्या मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या मुझे रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो ये सब ये अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके पता लगाया जाता है। तो ये होती है हमारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, जिसमें हम नंबर ऑफ टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल पे बैक पीरियड हो गया, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हो गया। तो देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स। कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला सिर्फ एक दो होंगे, बस हमें कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। बिकॉज इफ कंसेप्ट इज क्लियर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन से डिपेंड करता है, उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग एक ही कैपिटल बजटिंग की टेक्निक यूज करते हैं या फिर मोर देन वन यूज करते हैं, ये उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का भी यूज कर लेती है ना। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। ठीक है, तो फिलहाल हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हम पे बैक पीरियड मेथड से करेंगे। तो देखो पे बैक पीरियड एज द नेम सजेस्ट कि देखो टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कैश आउटफ्लो। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे एक पर्टिकुलर मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती हूँ और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे डायरेक्टली 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, तो वो मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है ना। तो पे बैक पीरियड हमें ये बताता है कि जो मैंने इनिशियल सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है वो वापस आने में कितना टाइम लगेगा। देखो अगर एक कोई फॉर्म स्टार्ट करना चाहती हूँ या मैं किसी इन्वेस्टमेंट को देख रही हूँ, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि अगर मेरा इनिशियली 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए जितने भी रुपए लग रहे हैं वो वापस आने में कितना टाइम लगेगा। भाई वो वापस आ जाएंगे तो उसके बाद देखूंगी ना कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले जितने लगा रही हूँ वो तो वापस आ जाए। तो पे बैक पीरियड मेथड हमें यही पता लगाने में हेल्प करता है कि कितने टाइम में आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो आपको वापस मिल जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन्वेस्टिंग 30 लाख रुपीज और 50 लाख रुपीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिकवर दैट, राइट। तो दैट इज योर पे बैक पीरियड मेथड, सिंपल वन लाइन, टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कैश आउटफ्लो। सबसे स्टार्टिंग में जो मैं कैश आउटफ्लो कर रही हूँ वो रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर है। और हर कोई पर्सन ये देखना चाहता है तो उसके लिए हम ये पे बैक पीरियड मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही है स्टूडेंट की जैसे आप लोग ये बोल सकते हैं कि जितना भी पैसा उस पर्सन ने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था वो सारा का सारा रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, पे बैक पीरियड मेथड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लो। बस, बाकी ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हमें पता होना चाहिए कि क्या एक पर्टिकुलर टेक्निक है या क्या नहीं है। बाकी इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट लग रहा है हम सिर्फ वही डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इसके लिए जानना ज़रूरी था कि पे बैक पीरियड मेथड होता क्या है, और उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, कितनी हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी और कितना एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो है। बस, इससे ज़्यादा और कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 1-2 नंबर का आ गया तो आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करके उस इन्वेस्टमेंट को एक्सपेक्टेड कैश, दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, बस उसको पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ये मुझे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा कि हम इससे ज़्यादा इस पर डिस्कशन करें। तो हम नेक्स्ट टेक्निक पर चलेंगे जो कि है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक। ठीक है, तो अब हम इसे समझेंगे। हाँ देखो, ये मुश्किल नहीं है बट समझने वाली चीज़ है, तो मुझे फुल कंसंट्रेशन आपका यहीं पे ही चाहिए है। अब हम नेक्स्ट टेक्निक करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए करते हैं। तो अगर आप इसे पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो स्टूडेंट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कह लो या फिर आप इसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हो। तो अगर मैं अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लिख दूंगी ना तो फटाफट से आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मतलब अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है तो एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना इनकम मुझे एक्सपेक्टेड है। तो यही है कि कितनी एवरेज एनुअल इनकम मुझे मिल जाएगी एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो उसके बेसिस पे मुझे पूरे साल में कितनी इनकम एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगी एवरेजली।
तो जो मैं बोल रही हूँ यही मैंने फॉर्मूला भी लिखा है कि कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है कि पूरे साल में इतना प्रॉफिट हो जाएगा मेरी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली, भाई जितनी मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ ना उसके अकॉर्डिंगली कितना होगा, और इसको परसेंटेज के बेसिस पे निकाला जाता है, इसीलिए मल्टीप्लाई में 100 किया जाता है। अब स्टूडेंट देखो, या तो ऐसा होगा कि भाई देखो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है तो वो 1-2 सालों के तो नहीं होगी, राइट, उससे ज़्यादा होगी, 10 to 15 ईयर्स के लिए होगी। तो क्या ये एक्सपेक्टेड है कि हर साल एनुअल प्रॉफिट इक्वल रहने वाले हैं, जो कि बहुत कम होता है ऐसा, राइट, या फिर वो इक्वल नहीं रहने वाले हैं। तो मोस्ट केसेस में यही वाला फॉर्मूला होता है जो कि यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट जरूरी थोड़ी है ना स्टूडेंट की ओवर ईयर्स इक्वल ही रहेगा, इक्वल ना रहने के कम चांसेस है, इसीलिए यहाँ पे एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ गया बस। और डिफरेंस ही क्या है, सिर्फ एवरेज वर्ड लगा दिया उन्होंने और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली एनुअल प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट देखा, मल्टीप्लाई में 100 किया बस। अगर इक्वल नहीं है प्रॉफिट्स तो एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि हम एवरेज ही लेते हैं। तो पूरा का पूरा ना लॉजिक है यार, कुछ भी मतलब ऐसा है ही नहीं कि रटना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से समझ आ गया कि कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है हमारी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली, तो वो लिख लिया। अगर प्रॉफिट इक्वल है तो डायरेक्टली वो प्रॉफिट लिख लो, और अगर ओवर द ईयर्स प्रॉफिट इक्वल नहीं है तो एवरेजली प्रॉफिट ले लो, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैम आपने एवरेज इन्वेस्टमेंट्स लिखा है, तो व्हाट इज एवरेज इन्वेस्टमेंट? तो हाँ, ये फॉर्मूला है विच आई वांट यू टू लर्न एंड कीप इन योर माइंड, ओके। तो क्या फॉर्मूला है, हाफ ऑफ इनिशियल कॉस्ट, जो हमने स्टार्टिंग में पैसा लगाया है, कुछ इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस लगते हैं, कुछ पर्सन्स को लेके आना पड़ता है या कुछ ऐसा एक्सपेंस हो रहा है, माइनस में सैल्वेज वैल्यू, फिर बाद में प्लस भी करते हैं और वर्किंग कैपिटल भी लेते हैं। आई नो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, लग रहा है अच्छा ये भी याद करना पड़ेगा, बट रियली आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस, ठीक है, मुश्किल नहीं है। हाफ करना है किसका, कितना पैसा हम इनिशियली लगा रहे हैं, कितनी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लग रहे हैं, माइनस में सैल्वेज वैल्यू, फिर प्लस होती है सैल्वेज वैल्यू और वर्किंग कैपिटल। माइंड यू इतना कुछ क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होगा, क्वेश्चन में बस आपको इनिशियल कॉस्ट और सैल्वेज वैल्यू देते हैं मोस्टली, जो मैंने पैटर्न देखा है ये सब नहीं दिया होता, बट हमें पता होना चाहिए कि इनकेस दे दे तो इनिशियल कॉस्ट में इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को प्लस करना है, सैल्वेज वैल्यू को माइनस करना है, फिर प्लस करना, फिर वर्किंग कैपिटल प्लस करना है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप अपने पास प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, तो कि मैंने प्रॉपरली बुक में से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी वो आप लोगों के लिए अलग से लिखी हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग अपने पास प्रॉपरली इन सब चीज़ों के नोट्स बना के चल रहे हैं, ठीक है। एंड इट वुड बी वेरी बेटर आप सच में बना रहे हो। तब हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट, अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, 10 लाख रुपए की। तो व्हाट इज दिस, दिस इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, की स्टार्टिंग में हमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एंड इट यील्ड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ये हमें बता दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन मतलब टैक्स भी माइनस कर लिया और डेप्रिसिएशन भी माइनस कर लिया, ये हमें बता दिया है 5 सालों का। वो कह रहे हैं फर्दर एट द एंड ऑफ 5 ईयर द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड फॉर 80,000, मतलब ये क्या है, सैल्वेज वैल्यू, ओके, कि एंड में अगर हम बेचेंगे तो क्या होगा, तो वो हमसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मांग रहे हैं, वो यहाँ पे एवरेज की जगह अकाउंटिंग भी लिख सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है, दोनों सेम ही चीजें हैं। अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि आप लोगों को प्रॉफिट इक्वल है या फिर अनइक्वल है, तो वैसे अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट क्या दिख रहा है, अनइक्वल दिख रहा है ना। तो देखो स्टूडेंट मैं आपको दोनों तरफ से क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, एक वो जिसमें हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करेंगे और एक वो जिसमें हम एवरेज इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करेंगे, ताकि आपको दोनों तरफ से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब प्रॉफिट मेरे पास यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्या आपको प्रॉफिट इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो कौन सा प्रॉफिट लेंगे, एवरेज प्रॉफिट लेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिया है, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट। क्यों लिया एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ओवर द ईयर्स इक्वल नहीं है, और यही मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे लोगे स्टूडेंट, टोटल प्रॉफिट आपको 4,60,000 रुपए का गिवन है और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 साल है। अच्छा, एक क्वेश्चन इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेके, एक मतलब इसी में ही मैं आपको यही वाला पार्ट आपको एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट से करके दिखाऊंगी और एक एवरेज इन्वेस्टमेंट से करके दिखाऊंगी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन थी आपको 10 लाख रुपीस की, और एज अ परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ेगा। तो 4,60,000 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 92,000 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 10 लाख रुपीस एंड मल्टीप्लाई में 100, ओके। सो देखो
देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये कट गया, तो 9.2% आपके पास निकल के आ गया इफ वी विल कंसिडर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एवरेज इन्वेस्टमेंट में लेके भी करके दिखाऊंगी कि अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, उसके लिए हमें पहले एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसका क्या पर्टिकुलर फॉर्मेट था, वो ये था ना कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने कहा था इंस्टॉलेशन चार्जेस, वर्किंग कैपिटल वगैरह गिवन नहीं होंगे, बट अगर गिवन हो बाय चांस तो इसलिए मैंने वो लिखवाया। अब यहाँ पे तो गिवन नहीं है, तो हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि कितनी है 10 लाख रुपए की है ना, और माइनस में सैल्वेज वैल्यू जो कि 80,000 रुपए की गिवन थी, और फिर से प्लस हो जाती है ये, राइट। तो देखो आप लोग इसको प्लस माइनस करिए, तो देखिए आप लोगों के पास यहाँ पे कितना आ जाएगा। देखिए अगर हम ये सब कुछ आपस में, इनको आपस में माइनस करेंगे और उसका हाफ करेंगे, तो डायरेक्टली मेरे पास 4,60,000 रुपये निकल के आ रहा है। उसमें आप प्लस कर दोगे 80,000 रुपये, तो आपके पास 5,40,000 रुपये निकल के आ जाएगा। अब सिंपल कैलकुलेशन है, तो अब तो ये आप लोगों को आनी चाहिए। तो अब अगर मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट कंसिडर करूंगी, तो देखिए वही, देखो पूरा पर्टिकुलर फॉर्मेट तो वही रहेगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अनइक्वल था, एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगी जो कि अभी हमने निकाल ली, और परसेंटेज में निकालना होता है तो मल्टीप्लाई में 100 कर दोगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 17.04% आपके पास निकल के आ जाएगा। तो अगर आपने देखा, अगर किसी बच्चे को ये मुश्किल भी लग रहा था तो देख के पता लगा हर चीज क्वेश्चन में गिवन थी, बस फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन डन है, फॉर्मूला याद नहीं है तो बैठे रह जाओगे बट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इस चैप्टर में फॉर्मूले की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, इसके अंदर ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इवेलुएट करने के लिए, ठीक है। तो देखो एक इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें उसकी थ्रू आउट द लाइफ कैश फ्लोज चलते रहते हैं, कभी कैश आउटफ्लो होगा, कभी कैश इनफ्लो होगा, ये चलता रहता है, ठीक है। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो एक कैश फ्लो मुझे स्टार्टिंग में मिलने वाला है वो एट द एंड से ज्यादा होगा। ये चीज हम सब मानते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट जितना पैसा मुझे स्टार्टिंग में दे सकती है वो उतने से कम होगा जो कि वो मुझे लास्ट में देगी, अपनी लाइफ के एंड में देगी। क्लियर? तो जो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है ना स्टूडेंट, इसमें हम पर्टिकुलरली एक डिस्काउंट रेट को यूज करते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको नाम ही क्या सजेस्ट कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ना, तो एक पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट का यूज किया जाता है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए, ठीक है। तो अभी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, और अच्छे से समझेंगे। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू में एक डिस्काउंट रेट को यूज किया गया, उस पर्टिकुलर वैल्यू को उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए क्वेश्चन करोगे और अच्छे से समझ में आएगा। बस बात इतनी सी है कि अगर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 से ज्यादा है तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, मतलब पॉजिटिव है, और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 से कम आ रही है मतलब नेगेटिव आ रही है तो यू विल रिजेक्ट दैट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, है ना। तो ये सिंपल सा पैटर्न रहता है। तो मैं इसके लिए आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, इसको हम सिंपली समझते हुए चलेंगे। तो एक क्वेश्चन हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू का, और एक क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। एक नहीं, हम काफी सारे क्वेश्चन नेट प्रेजेंट वैल्यू के करेंगे बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो देखो बेसिकली स्टूडेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखेगा, पूरी लाइफ में कितने कैश फ्लोज हो रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट के उसको भी कंसिडर करेगा। क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन, तो वो हमें कह रहे हैं कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट विद अ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख एंड नेट कैश फ्लोज फॉर द ईयर 1 इज दिस, ईयर 2 इज दिस एंड फॉर ईयर 3 इज दिस। फर्दर द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे क्या बोला होगा, सबसे पहले तो एक ईयर 0 होगा, मतलब जब इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी होगी। फिर उन्होंने हमें 1, 2, 3 के कैश फ्लोज दे रखे हैं। जब मैंने खरीदी तो मेरा कैश आउटफ्लो हुआ इनिशियली, जब मैंने वो खरीदी तो मैंने 1 लाख रुपए लगाए, राइट। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब मेरे को वो बता रहे हैं कि ईयर 1 में आप लोगों का जो कैश फ्लो हुआ है वो 55,000 का हुआ है, ईयर 2 में 80,000 रुपए का हुआ है, और ईयर 3 में 15,000 रुपए का हुआ है। मैम ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, क्वेश्चन में गिवन थी। क्लियर? बस मैंने क्वेश्चन से उठाया है और उसे यहाँ पे मैंने बस पुट कर दिया है। ओके, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, मैम आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 10% यूज करनी है, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है। बहुत सारे केसेस में आपको स्टूडेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा।
अब दो केसेस बनते हैं जो उन्होंने आपको इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू तीनों सालों की दे रखी है ऑलरेडी, 0.909, 0.826 एंड 0.751। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, ईयर 0 में हमेशा 1 आएगा। उसके बाद उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.909, 0.826 एंड 0.751। अब अगर इन केस ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में उन्होंने आपको ना दी हो, तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लेंगे 1 डिवाइड बाय 1.1। क्यों लिया 1.1? क्योंकि 1% गिवन था ना, तो 1 में उतना ही प्लस करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 10% था, तो अगर आप 1 में 10% प्लस करोगे तो 1.1 आएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया। अब देखो मेरा क्या आया 0.909, और यही उन्होंने आपका क्वेश्चन में देखो 0.909 दे रखा है। फिर आप फिर से इक्वल्स टू दबाएंगे तो 0.826, तो यही उन्होंने दे रखा है। फिर हम दबाएंगे तो 0.751, उन्होंने भी यही दे रखा है। तो देखो मैंने क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में दिया हो और हो सकता है कि ना दिया हो, तो मैं आपको हर बार बताऊंगी ये कि क्या लिखना और क्या नहीं। स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमें हर चीज अपनी तरफ से इंश्योर करके रखनी है कि हमें आता हो। बस इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसमें जो मेन चीज है वो मैं ये बताना चाहूंगी कि ईयर 1 में हमेशा 1 आता है, हमेशा, बेशक यहाँ पे कोई भी रेट हो, और 1/1.10 हम करते हैं, मतलब ये 10 था तो यहाँ पे 1.10 हो गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 1 लाख आ जाएगा। सेम वे में 55,000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 49995 आ जाएगा। कैलकुलेटर लेके जाना अलाउड होता है एग्जाम में, तो उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11265 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास, मतलब जैसे इन तीनों को प्लस करके इसमें से माइनस करूं तो 27340 आ रहा है, और ये पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि एक्सेप्ट कर लो कि रिजेक्ट कर लो? तो पॉजिटिव है तो मैं कहूंगी कि एक्सेप्ट द प्रपोजल और प्रोजेक्ट वट एवर इट इज। ठीक है, जो कि पॉजिटिव आया है। तो देखो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने कैश फ्लो के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने आपको पे बैक पीरियड बताया, देन हमने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा, एंड देन एट लास्ट हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पढ़ा। बट हाँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू के मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिकली, और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये आपको अलग लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन comment section. I will definitely clear your doubt, and if you find this video useful then please like, share and subscribe my channel.